हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई 9वां शब्दकोश, जिसकी विधा है बातचीत और जिसके रचनाकार है डॉक्टर सरोज प्रकाश। विद्यार्थियों, पेज नंबर 83 निकालोगे। पेज नंबर 83 में हम दूसरी इकाई का 9वां शब्दकोश लेने वाले हैं। शब्दकोश आप लोगों को पता होगा, शब्दकोश यानी क्या है। शब्दकोश के अंतर्गत हम शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढें, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो शब्दकोश की विधा है वह बातचीत, यानी कि बातचीत के माध्यम से हम किस तरह से शब्दों की खोज निकालते हैं, उसके बारे में हमें डॉक्टर सरोज प्रकाश ने बताया। यानी हमारे जो रचनाकार है शब्दकोश के, वो है डॉक्टर सरोज प्रकाश। तो उनका मैं पहले आपको परिचय कराती हूँ। उनका जन्म 1947 एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1947 तो आपको याद होगा, 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि डॉक्टर सरोज प्रकाश का जन्म इस सन को हुआ था। इनका परिचय है। लेखिका डॉक्टर सरोज प्रकाश जी ने कॉलेज में अध्यापन कार्य किया है। साथ ही साथ आप एक स्थापित लेखिका है। आपके अनेक लेख पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित हुए हैं। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं, स्त्री पुरुष के बदलते संबंध तथा मोहन राकेश का कृतित्व। गद्य में भी क्या कहते हैं। इस संवाद में लेखिका ने शब्दकोश को किस तरह देखा जाए, उसमें शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढे, इसके बारे में उसने विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए तो हम इस संवाद का वाचन करते हैं। विद्यार्थियों, ये संवाद वाचन करते समय अगर आप मेरे सामने रहे तो ये वाचन करने में हमें बहुत मज़ा आती, क्योंकि इसमें अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी इस संवाद में लेखिका ने सरोज प्रकाश ने शब्दकोश को किस तरह से देखा जाए, उनके शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढे, इस विषय में हमें पर्याप्त जानकारी मिली है। प्रस्तुत पाठ में शब्दकोश के उपयोग की जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला और बाराकड़ी के क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यार्थी, अगर आपको वर्णमाला और बाराकड़ी, वर्णमाला आपको पता है ना, क ख ग, अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है और बाराकड़ी आपको पता है ना, क का की कु कु, ये बाराकड़ी है, तो प्रत्येक का हमें ज्ञान होना, यानी कि क्रम के अनुसार ज्ञान होना हमें आवश्यक है। यहाँ पर सलील और नीलिमा दोनों अध्ययन करते हुए बैठे हैं। सलील परेशान हो जाता है और बार बार पुस्तक को उलटता पलटता है। नीलिमा, क्या बात है सलील, परेशान क्यों हो। सलील, परेशानी की ही बात है। देखो देखो, मैं इस किताब को ग्रंथालय से लाया हूँ, जहाँ पर पुस्तकों का भंडार रहता है, जिसे हम हमारे स्कूल में रहते हैं, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, वहाँ से ये लेके आया है। बड़ी ही ज्ञानवर्धन और मनोरंजन पुस्तक है, परंतु 2 शब्द ऐसे आए हैं जिसका अर्थ ही मुझे मालूम नहीं है। अब कौन से 2 शब्द ऐसे हैं जिसका उन्हें अर्थ मालूम नहीं है। नीलिमा कहती है, कौन से 2 शब्द। इसने प्रश्न पूछा, कौन से 2 शब्द। तो यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह हमें बताया गया है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह बताया गया है। जब हम किसी सामने से कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नीलिमा उससे प्रश्न पूछती है। सलील, एक शब्द है अभियान और एक है सुरसरी। सलील ये 2 शब्द बताता है। नीलिमा सोचते हुए, सच बताऊं, मैं भी इसका अर्थ नहीं जानती। क्या विद्यार्थियों, आप इसका अर्थ जानते हो। आपको भी हो गया ना, आप भी ये सोचते कि इसका अर्थ क्या होगा। सलील कहती है, पर इसके अर्थ तो जानना जरूरी है। नीलिमा, ऐसा करते हैं कि पड़ोस में जो पत्रकार रामदास जी रहते हैं ना, उसके यहाँ चलते हैं, वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। अभी रामदास जी के यहाँ दोनों जाते हैं। कौन जाता है, सलील और नीलिमा। रामदास के घर पहुँचते हैं। सलील, नीलिमा, नमस्ते चाचा जी। रामदास, अरे सलील, नीलिमा, आओ बेटे आओ। क्यों, कहो क्या बात है। सलील, भीतर आते हुए, चाचा जी हम आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आए हैं। यानी कि तकलीफ का अर्थ है कष्ट।
बात यह है कि आज मैं एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें कुछ शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए सोचा आपसे पूछ ले। रामदास, अरे बेटा, यह तो अच्छी बात है। यानी जिसे इसका ज्ञान रहता उसके पास गया। उन्होंने बोला कि अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। शब्दों के अर्थ जान लेने से भाषा संपन्न बनती है। वैसे भी कहते हैं कि, है ना, कहते हैं कि न कि बूंद बूंद से सागर बनता है। यानी कि हम छोटी छोटी बातों को अगर सीख लेते हैं तो हमें ज्ञान और अधिक हमारा बढ़ जाता है। नीलिमा, सलील से इन्हें वे शब्द बताओ ना। विद्यार्थी, यहाँ आपको देखना है, यहाँ पर बूंद बूंद से सागर सागर बनाना, ये एक मुहावरा है। तो परिच्छेद में आपसे यहाँ पर दिया है, मौलिक सज्जन में बच्चे देश के भविष्य विषय पर अपने विचार लिखो। अब बच्चे देश के भविष्य है, आप अपने इसमें क्या विचार लिख सकते हैं? जैसे कि इस कथन में जरा सा भी संदेह नहीं है कि हमारे बच्चे ही देश के भविष्य है। अब यह बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो गई कि जब हम अपने घर में अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं तब हम देश के भावी नागरिकों को पाल रहे होते हैं। आज जो बच्चे हैं वही कल बड़े होंगे और बड़े होकर देश के नागरिक बनेंगे। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से करें ताकि वे देश के सुयोग्य नागरिक बन सके। देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ हमें उनके स्वास्थ्य पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। देश में हर प्रकार के खेल की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे ही हमारे देश के भविष्य है। तो इस तरह से आप बच्चे देश के भविष्य, इसके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, पेज नंबर 84 निकालोगे, वहाँ पर आपको श्रवणी दिया है। श्रवणी यानी सुनना। हमें क्या सुनना है? दूरदर्शन, सीडी या यूट्यूब पर किसी शहीद जवान की शौर्य गाथा और अपने घर के सदस्यों को यह हमें सुनाना है। सुनाओ, या आगे ध्यान में आपको सुनना है और अपने घर के सदस्य को यह सुनाना है। उसके बाद रामदास आगे क्या कहता है कि तुम्हारे उन शब्दों का अर्थ मैं बता पाऊँ या नहीं, यह दूसरी बात है, पर ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें शब्दकोश दे देता हूँ, उसमें अर्थ देख लो। अब यहाँ पर जो रामदास है वो बच्चों को शब्दकोश देते हैं। सलील, नीलिमा आश्चर्य से शब्दकोश, यानी कि यहाँ पर विद्यार्थी जो आश्चर्य प्रकट किया गया है यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। सलील, रामदास, हाँ क्यों, तुम्हें शब्दकोश नहीं मालूम? सलील कहता है नहीं। रामदास, शब्दकोश उन्हें देते हुए, यह देखो यह है शब्दकोश। यहाँ पर दिया है विद्यार्थी, ये क्या दिया गया है? शब्दकोश। ये शब्दकोश ये पुस्तक है जिसके अंतर्गत हमें वर्णमाला का ज्ञान रहेगा, तो हम उसके माध्यम से जो शब्द हमें ढूंढने हैं उसके हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। वर्णमाला के साथ हमें 12 कड़ी का ज्ञान होना जरूरी है। ये शब्दकोश यह सलील को दिखाता है, रामदास जी दिखाते हैं। रामदास उन्हें देते हुए, ये देखो यह है शब्दकोश। सलील, पन्ने। अब सलील के हाथ में उसने शब्दकोश तो दे दिए, अब सलील क्या कर रहा है? पन्ने पलट रहा है। नीलिमा झाँककर देख रही है। रामदास, इसमें करीब 1.5 लाख शब्द है। कितने शब्द बताए गए विद्यार्थी? इसमें करीब 1.5 लाख शब्द बताए गए हैं। कुछ शब्दकोश कम या अधिक शब्दों के भी होते हैं। सलील, पर चाचा जी, इन 1.5 लाख शब्दों में से मैं अपने शब्द कैसे ढूंढूं? क्या उन 2 शब्दों के लिए मुझे यह पूरी मोटी किताब पढ़नी होगी? रामदास हंसते हुए कहते हैं, नहीं बेटा नहीं, शब्द ढूंढना बहुत आसान है। अब मुझे बताओ, तुम्हें पूरी 12 कड़ी आती है ना? चाचा जी। नीलिमा कहती, चाचा जी आप क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? 12 कड़ी तो हमने पहली कक्षा में सीखी थी। रामदास, नहीं नीलिमा, मेरी बात को समझो। शब्दकोश देखने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 कड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इसी क्रम से शब्द दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अ से शुरू होने वाले शब्द, आ से शुरू होने वाले शब्द से पहले आते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि वर्णमाला का क्रम 12 कड़ी का ज्ञान पक्का होना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढो, तो तुम कैसे ढूंढोगे?
सलील खुशी से, मैं बताऊं चाचा जी, कोश में पहले आ से प्रारंभ होने वाले शब्द का पन्ना निकालूंगा, फिर आगे जो व्यंजन है उन्हें देखूंगा। क च ट त प वर्ग के व्यंजन से बने शब्दों के पन्ने पलटता जाऊंगा, फिर य र ल छोड़कर व पर रुकूंगा। इसमें भी व वा के बाद वी वाले शब्दों में मैं देखूंगा। रामदास, बहुत अच्छे, इसी पद्धति से शब्दों को ढूंढकर उनके अर्थ देखने होंगे। सलील शब्दकोश देखते हुए, पर चाचा जी, यहाँ प्रत्येक शब्द के बाद कोष्ठक में कुछ पु, कभी स्त्री, कभी वी, कभी क्री, कभी स आदि लिखा है, उनका क्या अर्थ है? अब विद्यार्थी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आपको दिया है ना, ये पु, वी, क्री, स, ये हमें इसका अर्थ हमें मालूम रहना चाहिए। रामदास, इसके लिए कोश के आरंभ के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। तुम भाषा का व्याकरण तो जानते हो? सलील, हाँ, क्यों नहीं, व्याकरण तो हमें पढ़ाया गया है, व्याकरण जानना तो जरूरी है। कोश में दिए गए प्रत्येक भाषा का भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वह किस भाषा का शब्द है, इनको सांकेतिक शब्द के संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। कोश के आरंभ में इसका विस्तार दिया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे कि पू दिया गया। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको। विद्यार्थी, अब ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पर पू दिया है, तो पू यानी क्या होता है? पुल्लिंग के लिए, स्त्री स्त्रीलिंग के लिए, वी विशेषण के लिए, स संस्कृत के लिए, अंग्रेजी के लिए, फारसी के लिए आदि। सलील, अब यहाँ पर सलील पता चल जाता है। हाँ, अब बात स्पष्ट हो गई। शब्दकोश के कारण केवल अर्थ ही नहीं, शब्द के स्वरूप का भी पता चला जाता है। यह तो गागर में सागर है। गागर में सागर विद्यार्थी, अब वापस आपको देखना, यहाँ पर गागर में सागर है, तो इसका अर्थ क्या रहा है? थोड़े में बहुत जानकारी। ये भी क्या हुआ? हमारा मुहावरा हुआ। पर चाचा जी, सलील कहते हैं, पर चाचा जी, यहाँ तो एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, हम कौन सा अर्थ ले? रामदास, बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। देखो, प्रायः शब्दों का ही एक ही निश्चित अर्थ होता है, पर कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे समय मूल वाक्य में अपेक्षित अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। नीलिमा, क्या ऐसे कोश सभी भाषा में होते हैं? रामदास, हाँ, दुनिया की सभी भाषाओं के कोश मिलते हैं। इतना ही नहीं, दो भाषाओं के भी शब्दकोश मिलते हैं, जैसे मराठी हिंदी, कन्नड़ हिंदी, अंग्रेजी हिंदी आदि। इन कोशों के कारण व्याकरण का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। सलील, क्या तुम्हें अपने दोनों शब्दों के अर्थ मिल गए? सलील, हाँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, बाजी मार ली मैंने। अब यहाँ पर वापस बाजी मार ली। अब बाजी मार ली वापस एक मुहावरा है, क्या होगा विद्यार्थी? ये होगा विजयी होना। क्या होगा इसका अर्थ? बाजी मार लेना का अर्थ होगा विजयी होना। विद्यार्थी, यही पृष्ठ में 85 नंबर पृष्ठ में हमको यहाँ पर दिया है संभाषणी। संभाषणी में हमें सुनना है। क्या दिया है? ओलंपिक में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों और नए खेलों की जानकारी एकत्र करके संवाद प्रस्तुत करो। तो हम क्या कर सकते हैं? यह करके हम अपने क्लास में संवाद के रूप में हम लोगों को बता सकते हैं। दो मित्र बता के यह संवाद कर सकते हैं। उसके बाद लेखनी में किसी परिचित अपरिचित व्यक्ति के साक्षात हेतु प्रश्नावली तैयार करो। अब हम क्या कर सकते, जैसे कि हमारी कक्षा में कोई, हम 9वीं में और हमारी कक्षा में 10वीं के विद्यार्थी ने अच्छे नंबर से अंक प्राप्त किया, तो उसका हम क्या कर सकते? साक्षात्कार कर सकते हैं। साक्षात्कार करने यानी कि उसका इंटरव्यू ले सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रश्न तैयार करना पड़ेगा। किस तरह से प्रश्न तैयार करेंगे कि आप 10वीं की पढ़ाई के लिए आपने पहले से योजना बनाई होगी, आपने किस तरह से योजना बनाई जिसके आधार पर आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? उसका साक्षात्कार लेंगे। अब आगे देखो, अब तो मैं एक छोटा सा शब्दकोश खरीद लूँगा। रामदास, शब्दकोश देखते समय एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। अनुस्वार और चंद्रबिंदु वाले
शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं। इसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का क्रम होता है। मध्यम में संयुक्ताक्षर के शब्द भी होते हैं। सलील, मैं भी पिताजी से कहूँगा कि वे मेरे लिए एक शब्दकोश ले आए। रामदास की ओर देखकर, आज आपके कारण हमें शब्दकोश के बारे में जानकारी मिली। धन्यवाद रामदास। बच्चों, एक और बात जान लो कि पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक में भी शब्दकोश उपलब्ध होता है। तुम अंतर्जाल द्वारा भी शब्दकोश के शब्दों के अर्थ जान सकते हो। सलील और नीलिमा, अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, पठनी में दिया है कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से कोई प्रेरक प्रसंग पढ़ो। तो हमें क्या करना है, यूट्यूब में हमें देखना है और उसकी जीवनी के बारे में हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त करना है। उसके अलावा यहाँ पर शब्द वाटिका के अंतर्गत यहाँ पर कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए, जैसे कि ज्ञानवर्धक यानी कि ज्ञान बढ़ाने वाला, शब्द को शब्दों के अर्थ बताने वाला संग्रह, अभियान यानी क्या दिया, अभियान का अर्थ देखो यहाँ पर दे दिया है मुहिम, सुरसुरी गंगा नदी या देव नदी। यहाँ पर तीनों मुहावरे दिए हैं। गागर में सागर, थोड़े में बहुत जानकारी, बाजी मारना, विजयी होना, बूंद बूंद में सागर बनाने की, थोड़ा थोड़ा संग्रह करके बड़ा संचय होना। तो इस तरह से हमें क्या दिए हैं, इसके अर्थ भी दिए हैं। विद्यार्थियों, पेज नंबर 86 में आपको यहाँ पर पाठ के आंगन में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अब सूचना के अनुसार कृति करने के अंतर्गत आपको यहाँ पर दिया गया है, शब्दकोश में संकेत शब्दों के संक्षिप्त रूप का विस्तृत रूप लिखो। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, संक्षिप्त रूप, जैसे कि पुल्लिंग का क्या दिया है, पू का क्या दिया है, यहाँ पर पुल्लिंग लिखेंगे। इस यहाँ पर स्त्रीलिंग, यहाँ पर विशेषण और यहाँ पर संस्कृत। तो इस तरह से हमें क्या करना है, शब्दकोश में हम दिया है इसका यहाँ पर हमें क्या लिखना है, विस्तृत रूप लिखना है। ये हो गया आकृतिपूर्ण। दूसरा दिया टिप्पणियाँ लिखो। टिप्पणियाँ के अंतर्गत पहला क्या दिया गया है, पड़ोसी। तो क्या लिखे, पड़ोस में रहने वाले को पड़ोसी कहा जाता है, पड़ोसी को हम साया भी कहते हैं। ये हो गया रामदास। रामदास जी सलील तथा नीलिमा के पड़ोसी थे। वे एक पत्रकार थे। उन्होंने सलीम और नीलिमा और सलील को शब्दकोश देकर शब्दकोश के शब्दों के अर्थ ढूंढने का तरीका भी बताया। ये हो गया तीसरा, नीलिमा और सलील। नीलिमा तथा सलील विद्यार्थी है, उन दोनों को कुछ शब्दों के अर्थ जानने थे, इसलिए वे दोनों अपने पड़ोसी रामदास के पास उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। आखिरी जो दिया गया है तीसरा, शब्दकोश की उपयोगिता के बारे में आप अपने विचार लिखो। तो विद्यार्थी यहाँ पर आपको अपने विचार लिखे, थोड़े से मैं आपको उसके विचार बताती हूँ। शब्दकोश से हमें शब्दों के सटीक तथा भिन्न अर्थ भी मालूम होते हैं। इसकी सहायता से हम शब्दों के अर्थ के साथ साथ उन शब्दों के स्वरूप की जानकारी भी प्राप्त होती है। शब्दों की सहायता से हमें अन्य भाषाओं के शब्दों के अर्थ की भी हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी विशेषता बताना है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देना है। विद्यार्थी पेज नंबर 87 में देखेंगे, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, आकृति पूर्ण करो। आकृति पूर्ण में आपको पूछा गया है, सलील और नीलिमा इन दो शब्दों के अर्थ ढूंढ रहे थे। कौन से दो शब्द का अर्थ ढूंढ रहे थे, वह अभियान, किसका शब्द का अर्थ ढूंढ रहे थे, अभियान और सुरसरी। आगे ध्यान में, दो भाषाओं के शब्दकोश। अब दो भाषाओं के शब्दकोश, इसमें क्या क्या बताया गया था, यहाँ पर हम लिखेंगे मराठी हिंदी और अंग्रेजी हिंदी। प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 दिया गया है, कारण लिखो। सलील और नीलिमा रामदास के पास गए। क्यों गए थे वे? सलील और नीलिमा रामदास के पास गए, क्यों गए थे उसके पास लिखेंगे। सलील और रामदास, नीलिमा रामदास के पास कुछ शब्दों के अर्थ पूछने के लिए गए। उसके बाद दिया है, दूसरा दिया गया है, यहाँ पर दूसरा दिया है, वर्णमाला का क्रम और 12 घड़ी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला और 12 कड़ी का क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। ये हो गया प्रश्न 5। प्रश्न 6 दिया है, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखो। अब नीचे कुछ शब्द दिए विद्यार्थी, और उस शब्द को हमें क्या लिखना है, शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो आपको इसके लिए पहले क्या ज्ञान होना आवश्यक है, उसके लिए आपको मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें उसके लिए 12 घड़ी और वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है।
तो यहाँ पर जैसे दिया गया है नंदन, अर्थ, ज्ञान, क्षमा, जुगुन और भौतिक। तो जब हम क ख ग बोलते हैं तो क ख ग में सबसे पहले क्या आता है? अ। सबसे पहले क्या आता है? अ। तो अ हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? पहला नंबर देंगे। उसी तरह हमें और शब्द का हमें क्या करना है? बोलना है। तो अ के बाद इसके बाद इसमें कौन सा क्रम आएगा? तो यह क्रम आपको अपने मन से ढूंढना है और आपको यह शब्दकोश का क्रम पूर्ण करना है। तो ये होमवर्क मैं आपको देती हूँ, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित अव्यय। अब यहाँ पर क्या दिया है? अव्यय के भेद पहचान कर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करो। जैसे क्या दिया है? अरे रे। अब यहाँ पर अरे रे शब्द जो दिया गया है, तो अरे रे कौन सा? विस्मादिक बोधक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और उसका कोई वाक्य बनाना है, जैसे कि परंतु, तो क्या क्या है? समुच्चय बोधक। के कारण, संबंध बताया गया है। आहिस्ता आहिस्ता, रीतिवाचक यानी कि क्रिया हो रही है। की तरफ, ये क्या है? संबंध बोधक। क्योंकि, अब क्या हो रहा है? समुच्चय बोधक। हाय, ये भी मैंने क्या बताया? ये शोक का विस्मादिक रूप है। तेज, यह तेज भी क्या है? रीति का क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अव्यय क्या है? यहाँ पर आपको पूरे प्रकार भी बता दिए गए हैं। अब आखिरी में सदैव ध्यान में रखो, शब्दकोश के प्रयोग से शब्द संपदा में वृद्धि होती है। उपयोजित में लिखा है, यदि वर्षा ऋतु नहीं होती, इस विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो यह महत्वपूर्ण है, ये आपको असाइनमेंट में लिखना है। किसमें लिखना है? ये आपका असाइनमेंट है। आगे ध्यान में, असाइनमेंट में आपको लिखना है, यदि वर्षा ऋतु नहीं होती तो क्या, जैसे क्या लिख सकते हैं? कल्पना कीजिए, यदि वर्षा ऋतु नहीं होती तो क्या होगा? आसमान में घने बादल न आते, कालिदास तथा अन्य कविगण मेघदूत जैसे ग्रंथ की रचना नहीं करते, विरहित पीड़ित नायक और नायिका के संदेश कैसे भेजते? इनकी वर्षा नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। वर्षा नहीं होती तो वर्षा कहाँ से होती? नदियाँ, नाले सब सूख जाते, लोग पानी के लिए तड़पते, पानी के अभाव में आदमी पशु सब मर जाते, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती, जंगल हरे भरे नहीं होते, वो भी हमें सूखे सूखे दिखते, फसलें नहीं होती, फल अनाज हमें प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि मानव, वनस्पति और पशुओं का संसार नष्ट हो जाता और धरती क्या हो जाती? हमारी बंजर हो जाती। मेरी ये कामना है कि धरती पर ईश्वर कभी ऐसा दिन न लाए। इस तरह से कह लेंगे, आप इस पर निबंध लिखोगे। और आखिरी में दिया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाए और वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी देने वाले चार्ट बनाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिन हमको पता है ना कब आता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिन। तो आपको वो राष्ट्रीय विज्ञान दिन बनाना है और इसमें हमें क्या करना है? चर्चा करना है। और जो वैज्ञानिक उपयोग है, जिसके माध्यम से हमें बहुत से उपकरणों की जानकारी थी, उसकी हमें सूची तैयार करना है। तो ये हमारा शब्दकोश जो बातचीत का जो तरीका है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं पेज नंबर 86 या 87, उसके प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में करना है। और आपको ये संवाद घर के, अगर आपके भाई बहन हो तो उसके साथ क्या करना है? ये संवाद का आपको शुद्ध रूप से वाचन करना है।